ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया है। आई एम श्योर वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। इन 200 सालों में ब्रिटिश एम्पायर ने भारत का खून चूस लिया, खून किया, हमारा बोन मैरो भी निकाल लिया। इतने पैसे यहां से लूटे और अपनी तिजोरियों को इतनी हद तक भर लिया कि आज भी ब्रिटेन के लोग जो हैं वो उन वेल्थ की वजह से एक डेवलप्ड देश में रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जो ब्रिटिश लोग हैं उनका इसमें कसूर है, लेकिन सरकार जो है वो तो वही पुरानी सरकार है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सरकार, मैं बात कर रहा हूं क्वीन की, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो मोनार्की है, उनकी जो राजाशाही सिस्टम है। आज भी इतनी सारी रोल्स रॉयस और इतना बड़ा महल और पूरे ठाट वाट बहुत सारी चीज़ें, और पूरी दुनिया में एक अलग से रिस्पेक्ट मिलता है। ये सारे पैसे, ये सारी वेल्थ जो है वो कहाँ से आई? हमारे देश भारत में से। और बहुत ही प्राउडली ये ब्रिटिश एम्पायर कहता था, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ये जो सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर हैं, इसको आपने कहाँ से बनाया? सबसे बड़ा उनका सोर्स ऑफ इनकम, सबसे बड़ा उनका जो फ्यूल था वो था हमारा देश भारत। क्या इतने सालों में उन्होंने हमसे माफी मांगी? आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? क्योंकि भले ही आज के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन बेनिफिट्स तो उनको आज भी मिल रहे हैं। और हमारे देश में जो गरीबी है, हमारे देश में जो कुछ बड़े बड़े जो इश्यूज आज भी जो हमारे देश में है ना, उनके पीछे रूट कोज, उनका मूलभूत कारण जो है, ये ब्रिटिश एम्पायर और उनकी नीतियां थी। आज हम एक यूरोप के देश जिसका नाम है नेदरलैंड्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, ये बेल्जियम, राइट, ये कुछ ऐसे यूरोपियन देश थे जिनके अलग अलग देशों पर उनकी हुकूमत। देन हाउ कैन वी फॉरगेट पोर्तुगीज, स्पेनिश, राइट, स्पेन, पोर्तुगल, ये देश भी थे उसमें। ऑफ कोर्स वी नो यूके, तो उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम श्योर यू नो एवरीथिंग, मोस्ट थिंग्स अबाउट, हमने किताबों में तो पढ़ाई है हिस्ट्री यूके के बारे में। तो ये कुछ यूरोपियन देश थे ना, उनके अलग अलग रीजन्स में उनकी हुकूमत थी 350 सालों तक, 350 ईयर्स तक। ये जो नेदरलैंड्स हैं, जिनको हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं, तो इस देश ने इंडोनेशिया पर राज किया। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रशांत मावानी, ये है एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन। आज 21 फरवरी 2022 है। हमारे देश, पार्डन, हमारे डेस्क पर, हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो ये मीनिंगफुल एपोलॉजी, जो माफ़ी मांगने वाला टॉपिक है, वो है। फिर वेंकैया नायडू साहब, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मदर टंग के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है। फिर साइंस के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में आता है ये टॉपिक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और लास्ट में इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं एक टॉपिक है, इट्स अबाउट एग्रीकल्चर। कनेक्ट विथ मी वाया सोशल मीडिया। आप मेरे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, इट्स कॉल्ड क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड स्टिक योर कमेंट। दोस्तों, पायोनियर का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है मार्क रुट, और ये नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं। फाइनली नेदरलैंड्स ने ऑफिशियली इंडोनेशिया से माफी मांगी है। जैसे मैंने आपको बताया, 350 सालों तक बहुत ही क्रूर तरीके से इंडोनेशिया पर राज किया। इंडोनेशिया को भी पूरा चूस लिया, उनका खून चूस लिया, उनकी इकोनॉमी को चूस लिया। ये सारी चीजें जो हैं, ये कॉलोनियल पावर्स ने अलग अलग रीजियंस में की है। लेकिन अच्छी बात है कि फाइनली उनके देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऑफिशियली उस देश से माफी मांग रहे हैं। 1945 से 49 का जो वक्त था, तब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता संग्राम आप कह सकते हैं। और इस स्वतंत्रता संग्राम में इंडोनेशियंस की, पता है कितने इंडोनेशियंस की प्राण की बलि ली गई? 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि ये जो वायोलेंस हॉलैंड ने किया या फिर नेदरलैंड्स ने किया, वो बहुत ही सिस्टमेटिक था, वो बहुत ही अनएथिकल था, और हद से ज़्यादा वायोलेंस का उपयोग किया गया है। पहले ये आंकड़ा जो है कि ऐसा माना जाता था, मीन्स नेदरलैंड्स में ऐसा ऑफिशियली कहा जाता था कि सिर्फ 1500 से 2000 लोगों की ही जान गई है। लेकिन
अब सरकार मान रही है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुई है। अब सोचिए इसको कि एक देश जो नेदरलैंड्स है, चलो अब वो माफ़ी मांग रहा है, अच्छी बात है। 2013 में भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट, अब बेग पार्डन, वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी थी इस चीज़ को लेकर। और 2020 में वहाँ के राजा किंग विलियम अलेक्जेंडर ने माफ़ी मांगी थी इंडोनेशिया से, ऑफिशियली माफ़ी मांगी थी, राइट। ये जो चीज़ हुई मीन्स जो शोषण किया गया, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने माफ़ी मांगी थी। अब सोचिए कि एक देश जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर या फिर उसकी सरकार जो है, वो अब ये कहती है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई होगी, इसमें हुई है, राइट। 1 लाख से भी ज़्यादा होंगे लोग। पहले 1500 से 2000 का ही फिगर एक्सेप्ट किया जाता। तो वहाँ की जो किताबें हैं ना, टेक्स्ट बुक, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी यही होगा कि सिर्फ 1500-2000 लोग की हुई थी, और हमारे भी कुछ जवान जो है वो शहीद हो गए थे एक्सेट्रा, और अपने रीज़न से, क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट से वो किताबें लिखी गई होगी। आज भी अगर यूके की टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखने को मीन्स ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, उन वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। वहाँ के आज की जनरेशन को अगर आप पूछे, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। उनको स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई ही नहीं गई है। उनको ओवरऑल क्या पढ़ाया जाता है कि ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा उपकार किया है दुनिया पर, कि ब्रिटेन जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में गया और वहाँ के लोग जो हैं वो एक जंगली तरीके से रहते थे, कि वो उनके ना तो कोई रूल्स थे, ना तो उनको पता चलता था, अनएजुकेशन था, अंधश्रद्धाएं थी, सारी गलत चीज़ें ही थी, वो अंधकार में ही जीते थे। और फिर ब्रिटिश वहाँ पर गए और ब्रिटिश लोगों ने उनको सिविलाइज्ड किया, उनको एजुकेशन, उनको कपड़े पहनना, उनको खाना पीना सिखाए, ये सारी चीज़ें सिखाई। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो आपको वहाँ की किताबों में पढ़ने को मिलती हैं। मेरा मानना है कि अगर किंग विलियम अलेक्जेंडर जो हैं वो माफ़ी मांगते हैं नेदरलैंड से, तो क्वीन एलिजाबेथ को भी माफ़ी मांगनी चाहिए भारत से ऑफिशियली। एंड वहाँ की किताबें जो हैं, अब आई एम श्योर अब ऑफिशियली ये नेदरलैंड्स ने इस चीज़ को माना है, तो वहाँ की किताबों में तो हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर क्वीन एलिजाबेथ माफ़ी मांग ले, तो फिर यूके की किताबें जो हैं, टेक्स्ट बुक, वहाँ की एनसीईआरटीज़, उसमें भी एक बदलाव देखने को मिलेगा और हकीकत पता चलेगी कि नो डाउट कुछ अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने कोई उपकार से या फिर एनजीओ चलाकर नहीं की। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी की, लाइक जैसे कि हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो वो इसलिए बना रहे थे ताकि हमारे देश के लोगों को वो जैसा प्रोग्राम करना चाहते हैं वैसा प्रोग्राम कर सके। और ये एजुकेशन सिस्टम जो है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कि आप अपनी जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं, उसको डीपली क्या सिखाना चाहते हैं। एक बार उस रोबोट को आपने प्रोग्राम कर दिया, फिर वो हमेशा यही मानेगा कि नहीं, वी आर द बेस्ट, और दूसरे लोग जो हैं दे आर द वर्स्ट, हमने उनके ऊपर उपकार किया है, हमारे पूर्वजों ने आपके ऊपर उपकार किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में ठूसी जाएगी वाया दिस टेक्स्ट बुक्स। तो ये जो गलत फहमी में कॉलोनियल पावर्स जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी अगर उनकी किताबों में ये सारी चीज़ें हैं, तो दिस इंडिकेट्स कि आज भी डीप डाउन उनके अंदर ये रेसिज्म है, उनके अंदर ये कॉलोनियल हैंगओवर है। वो ये मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज और हम ही सबसे बेस्ट हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ज्यूइश हॉलोकॉस्ट जो हुआ, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो क्यूरियसली फॉरएवर जो हमारी यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए इसको लेकर। एक एनी फ्रैंक वाला वीडियो है, कौन थी एनी फ्रैंक, जानिएगा इस वीडियो से। और दूसरा जो है, अभी कुछ समय पहले हॉलोकॉस्ट दिन को मनाया गया, तो ये जो ज्यूइश हॉलोकॉस्ट हुआ था ना दोस्तों, इसकी माफ़ी भी आज तक नहीं मांगी गई है। न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान पर जो यूएसए ने 2 बॉम्ब्स गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो गए थे, हिरोशिमा गए थे, और वहाँ पर सारी चीज़ों को उन्होंने देखा कि हमने ये बर्बादियाँ की, लेकिन अमेरिका ने आज भी ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। अफ्रीका के कितने सारे देशों में मैसेकर्स हुए हैं, जेनोसाइड हुई है, राइट, एक साथ जो सामूहिक हत्याएं कहते हैं वो सारी चीज़ें हुई है, लेकिन बहुत सारे देशों ने इस चीज़ को लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। The retribution is complete when past powers grapple with changing attitudes and how to present contested heritage. एक ऑफिशियली माफ़ी मांग लेना
अच्छी बात है, इट इज़ आई बिलीव फर्स्ट स्टेप, लेकिन जो हकीकत है वो वहाँ के लोगों के अंदर, और सिर्फ उस देश के नहीं, दूसरे देशों के अंदर भी एक एटीट्यूड में, एक रवैये में बदलाव आना चाहिए कि जो चीज़ हुई थी वो गलत हुई थी, और एज ह्यूमन बींग्स, एज सिविलाइज्ड सोसाइटी, वी हैव टू मेक श्योर कि हम यही चीज़ जो है वो अब फ्यूचर में किसी के साथ ना करें। चाहे वो एक ही देश में, लेट्स से हमारे देश की बात करें तो जो कुछ ऐसे रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, लेट्स से ट्राइबल, राइट, नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए तो वहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वहाँ पर जाकर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो उनके लाइफ के ऊपर ना थोपें। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है, बट आई एम जस्ट सेइंग, गिविंग यू एग्जांपल। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि जो सेंटिलीज ट्राइब है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के आजू बाजू में रहती है, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम इन द सेंस के लॉज जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम उनको, फिर वही हुआ ना कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया और हम फिर किसी और पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी उस हायरार्की का पार्ट बन जाएंगे, और वो सारी गलत बातें हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जलियांवाला बाग आए थे, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और फिर उन्होंने इस जलियांवाला बाग को लेकर माफ़ी मांगी थी, लेकिन पूरा जो उनका एम्पायर था, उनकी जो चीज़ें थी उसको लेकर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। और यहाँ से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, अभी हाल ही में विकी कौशल की एक बहुत ही सॉलिड फिल्म मुझे तो बहुत पसंद आई, उद्धम सिंह, राइट, आई थिंक उस फिल्म का नाम उद्धम है, बट एनीवे उद्धम सिंह साहब के ऊपर वो फिल्म है, और मैंने वो फिल्म भी देखी है, बहुत मज़ा आया। और दुख इस बात का हुआ कि इस फिल्म को आई थिंक ऑस्कर में नॉमिनेट होना था और फिर इसको नॉमिनेट नहीं किया गया, मीन्स सेंड नहीं किया या फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये बताकर कि इस फिल्म में ब्रिटिश के खिलाफ एक प्रकार की नेगेटिविटी, एक प्रकार का रेसिज्म दिखा। मीन्स आर यू सीरियस? आप देखिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर माफ़ी मांग रहे हैं जलियांवाला बाग को लेकर, और उद्धम सिंह साहब जो हैं उन्होंने क्या मीन्स किया, जलियांवाला बाग का एक प्रकार से बदला लिया था उन्होंने। उस समय की स्थिति में आज यहाँ पर ऐसी कमरों में बैठकर बातें करना कि दिस वाज रॉन्ग और हमें यह नहीं करना, लेकिन अगर उस समय पर 1919 में कोई जलियांवाला बाग में होता या फिर वहाँ पर रहता और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी वो देखी होती, तो फिर मैं और आप भी वही करते जो उद्धम सिंह साहब ने किया है। तो उस एंगल से अपने आप को उस स्थिति में रखकर हमें चीज़ को सोचना चाहिए। और ये फिल्म को रिजेक्ट जो किया है, दिस इज अगेन कहीं ना कहीं डीप डाउन एक प्रकार का हैंगओवर ही मुझे नजर आता। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आपका शायद पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है, ना आई रिस्पेक्ट दैट एज वेल। आयरिश पोटैटो फेमाइन जो हुआ था, इसको लेकर तो ब्रिटेन ने माफ़ी मांग ली कि हमने जो ये पोटैटो फेमाइन किया था आयरलैंड में, तो इसको लेकर हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमारे देश में जो बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में, शायद इतना बड़ा फेमाइन जो है वो मैन मेड फेमाइन है, ये नेचुरल नहीं है। मैन मेड फेमाइन जो जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, कैन यू बिलीव इट? 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो वॉर के लिए पहुंचा रहे थे। इसको लेकर आज भी ब्रिटेन ने माफ़ी नहीं मांगी है। तो ये कॉलोनियल हैंगओवर जो है ना वो आज भी हैं, बहुत ही सटल लेवल पर, लेकिन हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों ये आर्टिकल लिखा है वेंकैया नायडू साहब ने। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक लंबे समय से मेरे लेक्चर्स देखे हैं, आप जानते होंगे कि आई एम ए बिग फैन ऑफ वेंकैया नायडू साहब। नॉट बीजेपी फैन, नॉट कांग्रेस फैन, मैं पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वेंकैया नायडू साहब की। देखिए वो पॉलिटिशियन है, तो आई एम नॉट श्योर उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज होगी, आई एम नॉट इनटू इट। मैं तो उनकी जब एकेडमिक्स को लेकर उनके व्यू पॉइंट्स हैं, एजुकेशन को लेकर और ख़ास करके लैंग्वेज को लेकर उनकी जो एक, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं अब तो भूल गया, लेकिन आई थिंक उनको 6 लैंग्वेज के ऊपर तो बहुत सॉलिड ग्रिप है उनकी, 6 लैंग्वेजेस के ऊपर, और बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन, यू नो, इसलिए मुझे वो पसंद है, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स जो है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव छोड़ कर जाते हैं, और आज वाला ये वाला आर्टिकल भी उन्होंने ही लिखा है। चलिए देखते हैं।
कोइचिरो मात्सुरा, ये जापानीज नेम है कोइचिरो। तो कोइचिरो मात्सुरा जो हैं ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल थे, और उन्होंने क्या कहा है, पे अटेंशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द लैंग्वेज वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स, दैट इज मदर टंग, इज द होमलैंड ऑफ आवर इनर मोस्ट थॉट्स। क्या ब्यूटीफुल लाइन है ये। मैं इसको ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी जो मातृभाषा है ना, ये मातृभाषा हमारे अंदर के जो विचार हैं, हमारे सबसे अंदर डीप डाउन हमारे अंदर जो विचार होते हैं, उसको पैदा करने वाली अगर कोई चीज है तो दैट इज हमारी मातृभाषा। और मातृभाषा जो है, इट्स लाइक योर आई साइट, मीन्स आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट चश्मा है, लेकिन आप देख ही नहीं सकते, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इज़न्ट इट? तो मातृभाषा जो है ना, वो हमारी आंखें हैं, और जो दूसरी भाषाएं हैं वो आप कह सकते हैं वो आपके ग्लासेस हैं या फिर आपके स्पेक्टिकल्स हैं। तो आंखें नहीं हैं तो फिर दूसरे ग्लासेस का क्या इस्तेमाल, मीन्स क्या फायदा। तो मदर टंग जो है ना, वो हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है, और मदर टंग की वजह से, मातृभाषा की वजह से श्रीलंका में युद्ध हुए, सिविल वॉर हुआ। हमारे देश का पहला राज्य मातृभाषा की वजह से ही पैदा हुआ है। आप किसी को भी अगर उसकी मातृभाषा बोलने से मना करेंगे तो उस व्यक्ति को ठेस पहुंचेगी। और इसमें सबसे बड़ी क्रेडिट मैं देना चाहता हूं मातृभाषा की रक्षा करने में, जो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। दूसरे कल्चर्स में अगर हैं तो मुझे प्लीज एजुकेट कीजिएगा, लेट मी नो अगर आपके भी रीजन में ऐसी चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं। तो तमिलनाडु और तमिल लोग जो हैं, तमिल कम्युनिटी, तो तमिल कम्युनिटी की सबसे जो एक खास बात जो मैंने नोटिस की, वो ये है कि वो दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना रह रहे हो, उनके बच्चे जो है ना, वो बचपन से ही घर में तमिल लैंग्वेज ही बोलेंगे। वो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, इंग्लैंड की स्कूल में जा रहे हैं, सारी चीज़ें, उनके सारे दोस्त जो हैं वो इंग्लिश हैं, इट्स फाइन। जब वो आप स्कूल में हैं इंग्लिश में बात कीजिए, बट व्हेन यू कम होम तमिल में ही आप बात करेंगे। ये ऐसा डांट कर नहीं बताया जाता, लेकिन एक कल्चर है, और ये मुझे बहुत पसंद आया। जब मैंने इस चीज़ को जाना, समझा, तो मुझे लगा नहीं, घर में तमिल फूड ही खाना है, घर में वो, ये ऐसा नहीं है दूसरी चीज़ें मना है या फिर दूसरी चीज़ों से नफरत है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज को सीखें, यार आपको सीखनी भी चाहिए। तो ये चीज़ जो है मुझे तमिल लोगों की बहुत पसंद आई। हमारे देश की तो आप बात जानते ही हैं कि एक ही राज्य में अलग अलग एक्सेंट्स होते हैं, एक ही राज्य में अलग अलग बोलने के शब्द भी होते हैं। गुजराती की ही बात करें तो आपको कच्छी, फिर काठियावाड़ी, जो लैंग्वेज मेरी है तो इट इज़ काठियावाड़ी। ये पूरा सौराष्ट्र रीजन में लोग काठियावाड़ी में भी आपको दो शेड्स देखने को मिलेंगे। भावनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी अलग एक काठियावाड़ी लैंग्वेज। आज बेसिकली इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, तो मेरी मातृभाषा तो गुजराती ही है। तो गुजराती लैंग्वेज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। गुजराती लैंग्वेज में आपको भावनगर के बेल्ट में वहाँ की जो एक बोलने की रीत है वो थोड़ी अलग देखने को मिलेगी, राजकोट रीजन की थोड़ी अलग मिलेगी, जामनगर के भी थोड़े शेड्स जो हैं वो अलग मिलेंगे। इट्स लाइक आप एक कपड़े की दुकान पे गए और आपने कहा कि मुझे वाइट शर्ट के लिए मटेरियल दिखाइए, तो अलग अलग शेड्स होंगे, राइट। आप एक अगेन साड़ी खरीदने के लिए गए तो आपको साड़ियों में भी अलग अलग रेड कलर दिखने को मिलेंगे, राइट, डार्क और शाइनिंग, ये वो। ऐसे ही गुजराती लैंग्वेज में आपको ये शेड्स देखने को मिलेंगे। कच्छी व्यक्ति अगर कोई मिलेगा, कच्छ का जो व्यक्ति है, और वो गुजराती बोलेगा तो वो थोड़ा आपको अलग। फिर अहमदाबाद की अपनी एक अलग टोन है। फिर ये जो आणंद और ये सारा एरिया है, महसाणा, आणंद, तो इसमें भी नवसारी, तो यहाँ पर भी एक अलग टोन। सूरत चले जाएंगे तो सूरती गुजराती भी अलग है। एंड आई एम श्योर, मुझे इस चीज़ से मैं ये तो कह सकता हूँ कि, और मुझे पता भी है ये, दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि हमारे देश की खूबसूरती ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि सभी लोग उत्तर प्रदेश में हिंदी, लेकिन उनकी भी एक्सेंट्स में आपको चेंज मिलेगा। वो किस रीजन से आते हैं वो पता चल जाएगा आपको। राजस्थान में भी ऐसा है,
केरला में भी ऐसा है और तमिलनाडु में, पूरे देश में आपको ये चीज़, ये एक यूनिक कल्चरल डाइवर्सिटी है और इसकी रक्षा करना जो है वो हम सब की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1999 में, ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं आपके लिए, यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस ने 21 फरवरी यानी कि आज के दिन को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर डिक्लेयर किया था। और रिमेंबर कि ये जो लैंग्वेज और इन सारी चीज़ों की रक्षा करने का काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो इट इज़ यूनेस्को। आज ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो रिच कल्चर और लिंग्विस्टिक टेपेस्ट्री है, ये धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही है। मीन्स अगर हम ऑब्जर्व, देखिए मैं किसी वेस्टर्न कल्चर का या फिर किसी लैंग्वेज का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मुझे गुजराती लैंग्वेज मेरी मदर टंग है तो आई लव इट, राइट। लेकिन आई लव हिंदी एज वेल, आई लव इंग्लिश एज वेल। और अगर मौका मिला तो मैं कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहूँगा। वैसे मैं थोड़े बहुत शब्द पॉलिश लैंग्वेज के, इटालियन लैंग्वेज के जानता हूँ, राइट। लेकिन अगर प्रॉपर कन्वर्सेशन के लेवल तक नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में अगर पॉसिबल हुआ तो आई वुड लव टू लर्न। थोड़े बहुत अरेबिक वर्ड्स भी पता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं गुजराती का विरोध करके दूसरे लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ। मुझे गुजराती तो आती हैं, लेकिन उसी के साथ मैं दूसरे, अगर अलग अलग कलर के स्पेक्टिकल्स हैं मेरे पास, अलग अलग कलर के गॉगल्स हैं मेरे पास, तो इसमें क्या बुराई है? आंखें तो मेरी ही हैं। तो दिस इज हाउ इट शुड बी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो रही हैं और अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है। मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है और ख़ास करके गवर्नमेंट ऑफिसेस में तो आप इसको एक ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाकर आप फ्लुएंट इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर वो लोग जो हैं वो देखेंगे कि, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पर जो है वो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होगी और आइए सर, बैठिए सर, ये वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप अपनी ही मातृभाषा में बात कर रहे हैं तो फिर, तो ये जो एक स्टीरियोटाइप है ना, ये पता है कि ये इसका डीप रूट क्या है? ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के लोगों को है और सभी लोगों को भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम, कि माफ़ी नहीं मांगी इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं मांगी, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। वैसे हमारा व्यू भी ऐसा कोई स्टीरियोटिपिकल व्यू नहीं है उनके प्रति। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आज भी मेरे दोस्त हैं। एनीवे, तो ये हमारा एक है कि हमने हमेशा से वो जो है ना कि अंग्रेज़ों को हमसे बेस्ट माना है। ये जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है वो आज भी वो हैं और आज भी वो नज़र आता है। तो ये वायरस की इम्पैक्ट आज भी हमारे ऊपर है। इस साल की जो थीम है, इट इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इज़न्ट इट? अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या क्या नहीं कर सकती है। अभी जो डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के, ओडी अजुले, उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड न्यू टूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है, तो उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। कोविड के टाइम पर हमने देखा कि कैसे एजुकेशन को हमने अलग अलग जगहों तक पहुंचाया। नो डाउट डिजिटल डिवाइड भी था, लेकिन इससे पहले कभी ये चीज़ जो है हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ हो पाई। तो आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम हमारी मातृभाषा को और अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि हम दूसरी लैंग्वेजेस तो सीखें, लेकिन मातृभाषा के ऊपर भी हमारी अच्छी ग्रिप हो। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि क्लास 5 तक बच्चा जो है वो मदर टंग में ही पढ़ाई करे तो बच्चे के लिए ये बेस्ट है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। फेमस हमारे देश के साइंटिस्ट सर सीवी रमन साहब ने यह कहा है कि वी मस्ट टीच साइंस इन आवर मदर टंग। जब हम हमारी मातृभाषा में विज्ञान को पढ़ाएंगे तो विज्ञान हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, हर कोई जो है वो विज्ञान सीख पाएगा। और मैंने देखा भी है इस चीज़ को, एंड आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी इस चीज़ को देखा होगा, सुना होगा किसी रिलेटिव से या फिर किसी फ्रेंड से, कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब वो मातृभाषा में उन्होंने पढ़ाई की, हिंदी में, गुजराती में, राइट, या फिर तमिल में, जो भी लैंग्वेज है। और फिर जब वो इंजीनियरिंग करने के लिए गए, जब वो मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए गए,
तो वहाँ पर अचानक से उनको अंग्रेज़ी किताबें पढ़नी पड़ती थी, मीन्स अचानक से वो अंग्रेज़ी जो है वो उनके लिए मैंडेटरी बन गया, और फिर उनको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। वो बहुत ही ब्रिलियंट लोग थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये चीज़ हुई। तो अब वक्त है, आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, तो हमारी शब्दावली जो है, मीन्स हमारी जो ये साइंस के साथ जुड़ी हुई, इंजीनियरिंग के साथ जुड़ी हुई जो कोर्सेज सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, तो वो हिंदी, गुजराती, अलग अलग हमारी लोकल वर्नाक्यूलर में इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, और अंग्रेजी से मीन्स ये ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज, धीरे धीरे करके, एक साथ ऐसा नहीं कि कल से फिर अंग्रेजी खत्म, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन वी शुड मूव टूवर्ड्स इट, क्योंकि हम अच्छी तरीके से उस लैंग्वेज में चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो मिक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मातृभाषा के ऊपर तो मैं मानता हूँ अच्छी एक ग्रिप होनी ही चाहिए। आज AICTE और IIT मद्रास जो है वो मिलकर ये स्वयं जो प्लेटफॉर्म है इसको 8 रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे और लैंग्वेजेस को भी इसमें ऐड किया जाएगा। दुनिया के लिए एक चिंता का विषय यह है कि 6000 जितनी भाषाएं जो हैं वो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। 6000 जितनी भाषाएं, बेग योर पार्डन, 43%, एटलीस्ट यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, एटलीस्ट 43% ऑफ द एस्टिमेटेड 6000 लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड आर एंडेंजर्ड। ये 6000 लैंग्वेजेस जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो उसके 43% आप समझ सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम 2500 प्लस लैंग्वेजेस जो हैं वो आज खतरे में हैं। और लैंग्वेज जो सेंसस जब हमारे देश में किया गया तो पता चला कि हमारे देश में 19,500 लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स जो हैं वो बोले जाते हैं, और 121 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो 10,000 जितने, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत और यूनिक लैंग्वेजेस हैं। और 196 लैंग्वेजेस हमारे देश की ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड कैटेगरी यानी कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे मैंने बताया, लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज इज ए वे ऑफ लाइफ, लैंग्वेज इज कल्चर, लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है। मूविंग ऑन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको AMR कहते हैं। AMR जो है एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम कोविड से बहुत डर गए, और क्यों ना डरें, कोविड ने कितने सारे लोगों की जान भी ले ली है, तो डर तो लगता ही है, राइट, बचकर रहना है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी जो ऐसी बीमारियां हैं जिनको कोविड जितना फेम नहीं मिला है, तो उन बीमारियों को अगर हम समझ लें तो फिर पता चलता है कि ये इस बीमारी ने भी काफ़ी सारे लोगों की हत्या कर ली है। मीन्स आप देखिए, ये जो AMR हैं, पता है AMR ने 2019 में ही सिर्फ 4.95, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु जो है, 50 लाख लोगों की पूरी दुनिया में मृत्यु जो है वो AMR की वजह से हुई है। और लैंसेंट का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहता है कि AMR जो है ये बढ़ता जा रहा है, और अब दुनिया को एक AMR को लेकर एक प्रॉपर रोबस्ट पॉलिसी की आवश्यकता है। AMR बेसिकली क्या है? तो बैक्टीरियल AMR occurs when the drugs used to treat infections become less effective as a result of the pathogens becoming resistant to the drugs। जब आपको लेट्स से कोई बीमारी है तो उसके लिए जो दवाई आपको दी जाती हैं, तो जब वो जो कीटाणु है, जो पैथोजन है, वो उतना ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस कि उसको उस दवाई की असर ही नहीं होती है। तो ऐसी जब चीज़ होती है कि असर ही नहीं कर रही है, आप वो दवाई ले रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस कीटाणु को, तो ये चीज़ जो है ये फिर AMR बन जाती है। यानी कि अब ये जो बैक्टीरिया है या फिर ये जो जो माइक्रोब है, जो पैथोजन है, अब वो ड्रग को रेजिस्ट करने लगा, अब उस दवाई की उसके ऊपर असर नहीं हो रही है। इसके पीछे रीजंस ऐसा क्यों होता है? बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। हमारे देश में ओवर द काउंटर है, मीन्स मेडिकल स्टोर में जाते हैं, मुझे ये हुआ है, दवाई दे दीजिए, मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति आपको दवाई दे देगा, आप वो यूज़ कर रहे हैं, पता भी नहीं कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, और फिर नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी होती है। फिर जो फार्मिंग इंडस्ट्री है, पोल्ट्री बिजनेस है, उसमें एंटी माइक्रोबियल दवाइयों का इस्तेमाल होना। फिर पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन जो हमारे देश में है, तो इसकी वजह से वैक्सीनेशन और नई एंटीबायोटिक्स ना होना, और इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल्स में ना होना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये AMR जो है वो हो सकता है। 2008 में, जब ये नाम याद रखिएगा, NDM1
एंजाइम जब भारत में पाया गया तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान था हमारे लिए, और फिर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली 2019 में भारत ने AMR एक्शन प्लान को लॉन्च किया। 2017 में ये लॉन्च किया। 2019 में केरला और मध्य प्रदेश ने अपने अपने राज्यों के लिए ये AMR एक्शन पॉलिसी रिलीज की, और आज हमारे देश में 11 ऐसे राज्य हैं जो आज भी इसके एक्शन प्लान को बना रहे हैं। बनाया नहीं है तो ये लेट होना, जो लेट लतीफ जिसको कहते हैं, वो तो हमारे देश में ये चीज़ तो चलती ही रहती है, इज़न्ट इट। एक चेन्नई डिक्लेरेशन आया था, और इसमें जो डॉक्टर्स हैं और अलग अलग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने 2012 में ये चेन्नई डिक्लेरेशन रिलीज़ किया, और ये डिसाइड किया था कि AMR के खिलाफ जो है वो हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। और फिर बाद में एक कोलिस्टिन नाम की एक दवाई है, ये याद रखिएगा। ये कोलिस्टिन जो है ये पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग और एनिमल फीड्स में दी जाती थी, लेकिन 2019 जुलाई में इसको बैन किया गया है हमारे देश में। तो ये कुछ स्टेप्स उठाए हैं। एक चेन्नई डिक्लेरेशन है जिसमें भी इंस्टीट्यूशंस और डॉक्टर्स ने ये कहा कि वी नीड टू फाइट AMR टुगेदर। और जैसे जो कॉजेस हैं आपने देखे कि ओवर द काउंटर मेडिसिन ना मिले, तो ये एक इसका सॉल्यूशन है। फिर हमारे देश में जो पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर है इस चीज़ को लेकर, तो ये बहुत कम है। R&D को लेकर कम है, तो इसको हमें इंक्रीज़ करना होगा, और ओवरऑल हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ करना होगा। तब जाकर वो छोटी बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डायरेक्ट मेडिकल स्टोर के पास नहीं जाएंगे, और थोड़ी अवेयरनेस आएगी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होगी, राइट। मूविंग ऑन, आफ्टर द हार्वेस्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल सेट टू क्रिएट ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन रिकॉर्ड। इस साल जो है हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, और पिछले कई सालों से ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ये आंकड़ा निकाला है। ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर 2021-2022 रिलीज किया, और इसमें यह है कि इस साल भारत का जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है ये 316 मिलियन टन को क्रॉस कर जाएगा। ये लास्ट ईयर के मुकाबले 1.7% ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है। चावल को देखेंगे तो दोनों सीज़न के चावल में इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉटन जो है तो उसमें थोड़ा ड्रॉप है, शुगर केन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो ये सारे आंकड़े तो हैं। अब ये सारे आंकड़े आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये चीज़ समझ लीजिए कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, और पिछले लगभग 5-6 सालों से ये अच्छा ही होता जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर देखते हैं तो हम बात कर रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। क्यों? अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कुछ चीज़ों का अच्छा हुआ है, कुछ चीज़ों का ड्रॉप हुआ है। दिस इज़ द रीज़न। वीट में देखिए प्रोडक्शन तो अच्छा है, लेकिन 10.5% जितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। मेज का 1.5%, ऑयल सीड्स का 23%, कॉटन का 45%। अब कॉटन का 45% इन्फ्लेशन रहेगा, वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा कॉटन, क्योंकि बारिश हुई थी बहुत सारी जगहों पर, कॉटन जो है वो बर्बाद हो गया था। आपने खबरें पढ़ी होंगी, अब याद आ रहा है, चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। तो ये जो 45% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ये कॉटन का इस्तेमाल किस में होता है? कपड़े बनाने में। तो कपड़ों की कीमत भी बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक्सपेंसिव हो गए हमारे कपड़े, तो फिर हमारे कपड़े कौन खरीदेगा? वो बांग्लादेश से कपड़े खरीद लेंगे। तो पूरे सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आती है। तो देखिए कैसे वी ऑल आर कनेक्टेड। फिर MSP देकर जो है सरकार थोड़ा बहुत प्राइस और प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस कई बार ज़्यादा होने की वजह से भी हमारे देश में प्रोडक्शन, ये जो चीज़ों की प्राइस जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है अभी, फूड इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक चिंता का विषय है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पिछले 5-6 सालों से प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, आंकड़ा ये कहता है कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे किसानों की सिचुएशन जो है वो क्यों चेंज नहीं हो रही है? तो ये एक चिंता का विषय है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन अच्छा आंकड़ा देखकर हम खुश नहीं हो सकते। हमें इन्फ्लेशन और किसानों की सिचुएशन, ये 2 प्रश्न भी पूछने पड़ेंगे कि ये इसके रीजंस क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज आर्टिकल्स आर कंसर्न्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूज़ आइटम्स। इलेक्शन की बात करें तो पंजाब में जो सिंगल फेज इलेक्शन हुआ था, तो इसमें 63.44% लोगों ने वोट किया, विच इज़ अ गुड साइन।
जो थर्ड फेज है उत्तर प्रदेश का, उसमें 57% लोगों ने वोट किया। और अब मणिपुर में जो 2 सेकंड फेज हैं तो उसके लिए कैंपेन चल रहा है, और यूपी के बाकी के फेजेस के लिए कैंपेन चल रहा है। स्टार कैंपेनर्स को मैक्सिमम लिमिट दी गई है बाय इलेक्शन कमिश्नर, बेग योर पार्डन, बाय इलेक्शन कमीशन. Prime Minister says development in Arunachal Pradesh being accelerated with focus on modern infrastructure. इंडिया ने यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों को कहा है कि देश पराया छोड़कर घर आ जा, वरना वहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेंशंस, राइट. प्रेसिडेंट कोविंद साहब जो हैं वो आज नेवल फ्लीट जो विशाखापट्टनम है तो उसको रिव्यू करने वाले हैं. एंड कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो 175 करोड़ 37 लाख का आंकड़ा हमने क्रॉस कर लिया है. मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नए डिपार्टमेंट्स को इनोग्रेट किया है IPS मुंबई में. और 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है. तो ये खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में, याद रखना है. अनफॉर्चुनेटली एक कार एक्सीडेंट हुआ और 9 लोगों की मृत्यु हो गई. अब कुछ दिनों पहले ही हमने कार और रोड सेफ्टी के बारे में बात की थी. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो जर्मनी गए हैं और वहाँ पर उन्होंने इंडियन जर्मनी रिलेशनशिप के बारे में बात की. और एक वीडियो लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आज आपके लिए क्यूरियसली फॉरएवर पर लेकर आऊँ. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड UAE, दोनों देशों के बीच में ये CEPA साइन हुआ है. जो मैंने आपको सैटरडे को प्रश्न पूछा था उसका आंसर है देयर इज ए सुप्रीम सेंटर टू विच द स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट. एक ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी जहां पर राज्य सरकारें उनके नीचे काम करती है, इस प्रकार की सिचुएशन. और एक दूसरा प्रश्न है, PDF को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा. वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अगर आ रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो. और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या क्या इसके फ़ायदे हुए एक्सेट्रा. एंड दैट्स एवरीथिंग. आई विल सी यू सून विद फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस. जय हिंद.